स्टेटमेंट देखे ना, स्टेटमेंट इजी था जो अपन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था उसका स्टेटमेंट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक पूरे सिस्टम का एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसी को हमने देखा था कि अगर आपके सिस्टम का पहले से एनर्जी U1 है, ध्यान देंगे जो लास्ट क्लास में नहीं थे, अगर आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी पहले क्या है, U1 है, आपने उस पर कुछ हीट सप्लाई करी, सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना, सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं हो जाएगी, दैट इज U2, द न्यू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इसी को U2 माइनस U1 को आप Q प्लस W लिखे थे और इसको लिखा था हमने डेल U। दिस वॉज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जिसको अपन ऐसा भी लिखा ना, ऐसा कुछ लिखे थे, यू Q इज इक्वल्स टू डेल U माइनस W। फिर बाद में अपन ने W की वैल्यू माइनस P डेल्टा V पुट भी कर दी थी, अरे किए थे कि नहीं, डेल U प्लस P डेल V दैट वाज Q। तो ये तीनों ही हम लिख सकते हैं, सुन रहे हो क्या, फर्स्ट लॉ के केस में स्टेटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, और फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज एंथैल्पी डिनोटेड बाय H, जो हमारे सिस्टम का हीट कंटेंट है। क्या है, हीट कंटेंट। U तो इंटरनल एनर्जी है और H है हीट कंटेंट, और इसका अपना फॉर्मूला क्या था, U प्लस PV, ऐसा लिखे थे, एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको याद है QP और QV दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, QP एंड QV। QV तो यही से डिराइव हो जाएगा, देखो कैसे, डेल V को जीरो पुट कर दो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो डेल V जीरो हो जाएगा ना, ऐसे कुछ किए थे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया था। तो क्या आया था, QV बराबर डेल U। इसको डिफाइन किए थे कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट, दोनों हो सकती है इसलिए दोनों वर्ड यूज किए थे, एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखा मैंने, जहां जहां मैंने टिक किया, मैडम को जहां जहां मैंने टिक किया ना, वो मैंने बोला, फिर से देखना, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसका डेफिनेशन। समझ गए क्या, ऐसे ही हमने QP भी डिफाइन किया था। QP क्या था, QP वाज बराबर और इक्वल टू डेल H, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू हीट कंटेंट या हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, QP और QV। और लास्ट में हमने QP QV का रिलेशनशिप भी निकाला था। क्या निकाले थे रिलेशनशिप, QP माइनस QV, ऐसा कुछ था। अरे मुझे क्या देख रहे हो, कॉपी में देख के बताओ। QP माइनस QV इज इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT। ये लिखे हैं, QP माइनस QV इज इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT, जहां पे QP क्या है, उस सिस्टम का एंथैल्पी चेंज, QV क्या है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल H और डेल U। ठीक है, डेल NG क्या था, इसका मैंने आपको मीनिंग भी लिखवाया था डेल NG का, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको अमोनिया वाला, कि आपको गैसेस देखना है बस, क्योंकि हम जितना भी वर्क डन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, गैसेस। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन गैसेस का ही होता है, ये भी अपन ने बात की थी ना, कि सॉलिड और लिक्विड्स तो इनकम्प्रेसिबल है, तो वहां पे प्रेशर देने पे वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट गैस को प्रेशर देने पे वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसके लिए होता है, गैस के लिए। तो हमको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी सिर्फ गैस के लिए ही निकालना है, सुन रहे हैं क्या। और आर था आपका गैस कांस्टेंट एंड टी वाज टेम्परेचर। आर का वैल्यू क्या लिखे थे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यहां तक हुआ था हमारा, है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी के देखने हैं, और ये डेल्टा एनजी पे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ठीक है, निकालना है एक बार एनसीईआरटी।
हाँ देखो, सबसे पहले सॉल्ट एग्जांपल कौन सा है एनसीईआरटी में? सॉल्ट एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन मिला क्या देखना एक बार सबको। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मिला वाला क्वेश्चन? पढ़ रहे क्वेश्चन? एक्सप्रेस द चेंज इन इंटर, आपको डेल्यू का वैल्यू बताना है सब में, सुन रहे हो क्या? डेल्यू का वैल्यू बताना, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन, अब 3 क्वेश्चन है उसमें। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट बोला है नो हीट, यानी कि Q इज इक्वल्स टू 0, नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो Q 0 होगा ना? अरे नो हीट बोल रहा है मतलब Q 0 हुआ फ्रॉम बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम ने बाहर से कोई भी हीट एब्सॉर्ब नहीं करी है, ना ही रिलीज करी है, तो Q 0 हो जाएगा। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन, ये पॉजिटिव होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, व्हाट टाइप ऑफ वॉल पूछा है, उस सिस्टम की वॉल कैसी है, मतलब वो वॉल कंडक्टिंग है कि आइसोलेटेड टाइप की है? सुन रहे हैं क्या? अपन पढ़े ना ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, वॉल आपकी कंडक्टिंग है, क्लोज सिस्टम में भी वॉल कंडक्टिंग है, बट जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, उसमें वॉल आपकी कंडक्टिंग नहीं है। आप उसको एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई हीट एक्सचेंज, दादा आपको एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था हमने, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट सिस्टम का, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। एक्चुअली ये वही है एडियाबैटिक, तो वॉल आपकी क्या होगी? एडियाबैटिक वॉल। लिखो फर्स्ट क्लास, अच्छा तो सॉल्ट एग्जांपल ही होगा ना, लिखा है वही, वॉल इज एडियाबैटिक। सुन रहे हैं क्या? आपके लॉ के हिसाब से डेल यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर लॉ? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ। अभी तो देखे थे ना पीछे, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यही था। आपको डेल यू का वैल्यू भी पूछ रहा है ना, व्हाट, एक तो वॉल पूछा और ऊपर क्या पूछा? एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको तीनों केस में, सुन रहे हो क्या, आपको तीनों केस में डेल्यू का वैल्यू बताना है और वॉल कैसी है ये बताना है। हाँ, तो डेल्यू हो जाएगा आपका वही डब्ल्यू, और वॉल इज एडियाबैटिक। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? नो वर्क इज डन, यानी कि डब्ल्यू 0, नो वर्क इज डन। ओके, और क्या बोला है? बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम मतलब रिलीज है ये, यानी कि नेगेटिव। पॉजिटिव तो एब्सॉर्ब होता है भाई, अभी तो हम लिए क्यू को पॉजिटिव लिए ना, वहां लिखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अच्छा, वो तो एब्सॉर्ब था ही नहीं कुछ, हीट 0 था ना। ठीक है, बट whenever the heat is released from the system to the surrounding, it is negative, and whenever the heat is absorbed by the system from the surrounding, positive। तो यहाँ क्या है? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो नेगेटिव, तो क्यू आपका हो जाएगा एक्चुअली माइनस क्यू। क्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। दादा ठीक है, नाउ डेल यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो 0 है, तो डेल यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू। अब अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, इसका मतलब वॉल कंडक्टिंग है, नहीं तो सिस्टम से हीट बाहर कैसे जाती? अगर बाहर की वॉल कंडक्टिंग नहीं होती तो फिर सिस्टम की हीट तो अंदर ही रहती, एक्सचेंज होता ही नहीं, यानी कि वॉल कैसी है? कंडक्टिंग। ठीक है, तो लिखा होगा देखो, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, मिला? क्लियर है? तभी हीट का एक्सचेंज हो सकता है अगर कंडक्टर है तो। आपको पता ना कंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट अलाउज हीट या इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखो। कौन सा? हाँ हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही सिस्टम पूछेगा तो। अब देखो, वर्क वर्क डन 0 है बोल रहे हैं ना, क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं उसको आप, उसके ऊपर वर्क डन भी नहीं कराएगा, ऊपर से वॉल क्लोज है तो वर्क डन कुछ नहीं होगा, प्रेशर वॉल्यूम का। ठीक है, अगर देखो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम मतलब माइनस डब्ल्यू। अभी अपन ने यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम में प्लस डब्ल्यू लिया था, ये सब कन्वेंशन अपन लिख चुके हैं ना, कि वर्क कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, क्यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। ठीक है, हाँ, तो अगेन यहाँ पे डब्ल्यू आपका हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, सी केस में माइनस डब्ल्यू, और हीट के बारे में क्या बोला है? सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि एंडोथर्मिक,
प्लस क्यू, क्यू रहेगा प्लस, ठीक है। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? तो अगेन आपका डेल यू क्या हो जाएगा? पहले डेल यू विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू या फिर क्यू माइनस डब्ल्यू। वैल्यू पुट कर दिया ना अपन ने, ये तो अब मैंने इक्वेशन लिखा है, फिर अपन ने डब्ल्यू की जगह क्या कर दिया? माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? ये भी क्लोज सिस्टम ही है। सिस्टम पूछ रहा है ना, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? क्लोज सिस्टम, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका सॉल्व एग्जांपल में। एक 2 लीटर वाला रुक जाना, उसमें एक फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव नहीं किया, वो पढ़ेंगे उसके बाद वाला पढ़ेंगे। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड वाला क्वेश्चन देखो, बाद में है। पेज नंबर बता दो जिनको मिल गया है। 143 या 160 क्या मिला? इफ वाटर वेपर is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change at 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस is 41 किलोजूल पर मोल। ये क्या दिया हुआ है? 41 किलोजूल पर मोल, डेल एच। ठीक है ना, मोलार एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी क्या होता है? एच, और चेंज मतलब डेल एच। अरे हाँ है ना, क्लियर है यहां तक? Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा बोला है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? जब 1 मोल पानी को लिक्विड से अपन क्या करेंगे? वेपराइज कर रहे हैं, तो H2O का गैस हो जाएगा, ये ऐसी बनेगा ना, इक्वेशन तो यही होगा। यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, बट ये लिक्विड है और वो गैस है। आपको डेल एच दिया है, कितना डेल एच? 41 किलो जूल पर मोल। और निकालने क्या बोला है आपको? डेल यू। डेल एच का मतलब क्या होता है? क्यू पी, और डेल यू का मतलब क्यू वी, ठीक है। तो क्यू पी माइनस क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला फॉर्मूला अपन यहां पे लगाने वाले हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ दिया नहीं है पर वो निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 0, इसको समझ नहीं आया? डेल एन का वैल्यू ये 1 मोल है, हाँ वही आया, पर दिया नहीं है ना, निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 1 मत कर देना, क्योंकि ये लिक्विड है, हमको किसके मोल्स ऐड करने? सिर्फ गैसेस के। तो यहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट कितना है? 1 मोल, और गैसेस रिएक्टेंट तो एक भी नहीं है, वो तो लिक्विड रिएक्टेंट है। तो 1 माइनस 0 इज योर डेल एन। समझ गए क्या? डेल एन का मतलब क्या होता है? डेल एन एनजी का मतलब होता है N2 माइनस N1, जहां पे N2 है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, एंड N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट तो गैसियस है ही नहीं, तो n का वैल्यू 0 और इसमें n का वैल्यू 1। 1 माइनस 0 इज 1। क्लियर है यहां तक? और r की वैल्यू 8.314 ले लेना, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये आपका जो वैल्यू है ना 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल होता है, तो केल्विन है ना वो, तो टेम्परेचर आपका केल्विन होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, ठीक है। और इसको भी किलो जूल में करो, क्योंकि ये जो अपन ने क्यूपी लिया है ये किलो जूल में दिया हुआ है। हाँ आर को तो 0.8 वाला लिखे थे ना एक और, हाँ, या फिर इसी में 10 टू द पावर माइनस 3 कर दो। सुन रहे क्या? इसी में 10 टू द पावर माइनस 3, ये इसके साथ है ना, सुन रहे हो क्या? हाँ वही 0.008314 किलो जूल पर मोल, या फिर 8.314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 370, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा क्यूपी माइनस क्यूवी, जो भी आएगा उसमें क्यूपी से माइनस कर देना, आपको क्यूवी मिल जाएगा। ये तो पूछा आपसे, डेल यू मतलब क्यूवी होता है, इसलिए अपन ने रिलेशनशिप निकाला था लास्ट क्लास में क्यूपी और क्यूवी का, ठीक है। और उसके बाद वाला देखो, उसी का सेकंड पार्ट, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब यहां पे तो गैस है ही नहीं, दोनों सॉलिड लिक्विड है ना, पढ़े क्या? हाँ डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डेल एच और डेल यू बराबर हो जाएगा, हाँ है ना। क्यूपी बराबर क्यूवी,
ये सेकंड केस में, हाँ सेम वैल्यू 41। तो बस आपको फर्स्ट वाले केस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को, बस ये एक मेहनत वाला काम है। और उसके बाद जो भी आएगा आंसर इधर लाके क्यूपी से माइनस करना पड़ेगा, सुन रहे हो क्या? तो क्यूवी आ जाएगा। देख लो एक बार सॉल्व एग्जांपल में कैसे किया है, दिख रहा है वैल्यू? हाँ, डेल एच का 41 है, 41 माइनस वो जो भी आ रहा है वो आ रहा है 3.10, तो माइनस करके कितना आया 37.90 मिला। और सेकंड वाला तो सेम है क्योंकि वहां पे गैस है ही नहीं, गैस नहीं है तो डेल्टा एनजी जीरो हो गया, डेल्टा एनजी जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, सुन रहे? और ये पूरा टर्म जीरो अगर हुआ तो क्यूपी बराबर क्यूवी हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ये हो गया। तो अगला वाला देखो, स्विमर वाला, जल्दी। स्विमर मिला? स्विमर वाला क्वेश्चन है क्या? मिला? कौन सा क्वेश्चन है ये? 6.7। हाँ चलो पढ़ो क्वेश्चन को। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल is covered with a film of water weighing about 18 ग्राम। सिचुएशन समझे क्वेश्चन की? एक आदमी स्विम करके बाहर निकला तो बॉडी में थोड़ा बहुत पानी होगा ना, जब लगभग एक फिल्म ऑफ वाटर उसकी बॉडी में रहती है, राइट? उस पूरे पानी का वजन निकाला गया तो कितना आया? 18 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 मोल। 18 ग्राम पानी मतलब कितना होता है? 1 मोल। 18 होता है ना, 16 + 2 18, 18 ग्राम एक्चुअली वो 1 मोल है। ओके, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन, मतलब उसकी बॉडी को कितनी हीट देना पड़ेगा। अभी हमारा सिस्टम क्या है? वो स्विमर। वो स्विमर आपका क्या है अभी? सिस्टम। उस सिस्टम में आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका पूरा पानी क्या हो जाए? इवेपोरेट हो जाए। तो हाउ मच हीट must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin. Calculate the internal energy of vaporization at 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको डेल यू भी निकालना है। डेल एच आपका दिया है पानी का 40.66। देखो यहां पे क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। डेल एच दिया हुआ है, डेल यू निकालोगे, सुन रहे हो क्या? डेल यू। तो देखो क्या क्या दिया हुआ आपको। गैसियस से लिक्विड से गैस गया है 1 मोल, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा? अगेन 1 रहेगा यहाँ पे भी। अरे हाँ है ना, अभी आपने जैसे लिक्विड को गैस किया था, अभी भी तो वही हो रहा है ना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, स्विमर के ऊपर है वो पानी और फिर वो पानी इवेपोरेट होकर, तो वही चीज तो है अभी भी। और 18 ग्राम दे दिया, यहाँ 1 मोल था वहां 18 ग्राम लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो कि 18 ग्राम मतलब क्या होता है। जिसको पता होगा 18 ग्राम मतलब 1 मोल होता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो 1 मोल लेकर चलेगा। तो यहाँ भी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, बस टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस था तो 373 केल्विन हो गया था। बाकी बाकी सारी चीजें सेम है। देखो वहां पे वैल्यू 41 थी, या 40.66 है, निकल जाएगा डेल यू। अरे हाँ है ना। ठीक है, और कुछ दिया है क्या उस क्वेश्चन में? डेल यू ही निकाला 41 पॉइंट, नहीं 37 पॉइंट, वैल्यू थोड़ी अलग आई है क्या? अच्छा वो 44 दिया है क्या? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में 40.66 दिया है, ठीक है उसके हिसाब से ठीक है वैल्यू। ठीक है, ठीक। एक और ये जो पार्ट है ना हीट सप्लाइड वाला, हीट सप्लाइड कितनी होगी? 1 ही मोल है ना पानी, तो एन की वैल्यू 1 डाल दिए इंटू डेल एच। डेल एच आपका वही तो होता है हीट कंटेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या है? 44, वो सेम आया पर मोल। ठीक है, तो वो आपका हीट सप्लाइड हो गया, और नीचे डेल यू निकाल लिया अपन रिलेशनशिप से, क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी करके। क्लियर है ये? तो ये आपका उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है ना, जो अपन ने लास्ट क्लास में रिलेशनशिप निकाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी
कॉमा देख के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी, तीन टाइप की हीट कैपेसिटी पढ़नी है। एक सिंपल हीट कैपेसिटी है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और एक मोलार हीट कैपेसिटी। सिंपल मतलब सिर्फ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है समझना सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, सुन रहे हो क्या? अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो क्या करोगे आप? हीट करोगे ना, कि अपने आप हो जाएगा? हीट करना पड़ेगा ना। तो जितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो उस बॉडी को टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हैं क्या? मतलब मान लीजिए अभी उस बॉडी का टेम्परेचर है 28, आपको उसको 1 डिग्री से बढ़ा के 29 करना है, तो कुछ हीट सप्लाई करोगे ना। तो वही हीट को क्या बोल रहे हैं अपन? हीट कैपेसिटी। क्लियर है? जब स्पेसिफिक की बात करेंगे ना तो 1 ग्राम की बात करेंगे कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वैसे ही मोलार क्या होगा? 1 मोल। कि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है और उस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो हर बार ये 1 डिग्री वाला कंसेप्ट तो सेम रहेगा। अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से तो मोलार हीट। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं तीनों का। लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, heat capacity of a system is defined as the heat capacity of a system is defined as the amount of heat required. Heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system. Heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system, to raise the temperature of the system through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius. Full stop. It is denoted by capital C. It is denoted by कैपिटल सी। कैपिटल तो नहीं लिख दियो ना, हाँ, सी को ही कैपिटल बनाना मतलब, ठीक है, कैपिटल सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट, इफ क्यू अमाउंट, स्मॉल क्यू ले लेना, इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट is supplied to a system, is supplied to a system, and if the temperature of the system, and if the temperature of the system, and if the temperature of the system rises from T1, rises from T1 to T2 degree Celsius, rises from T1 to T2 degree Celsius, capital T1 T2 लेना, capital T1 T2 degree Celsius, then C is equals to, then C is equals to Q upon T2 minus T1. ये फॉर्मूला समझे क्या? अपन ने नीचे टेम्परेचर को डिवाइड किया ना, क्योंकि देखो मान लीजिए आपने 5 जूल एनर्जी दी, सुन रहे हैं, आपने 5 जूल एनर्जी दी जिससे टेम्परेचर पहले था 28, अब बढ़ के हो गया 30, यानी 2 डिग्री राइज हुआ ना, पर आपका हीट कैपेसिटी तो 1 डिग्री राइज के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए। तो 5 जूल के लिए 2 डिग्री बढ़ा, तो 1 जूल के लिए कितना, मतलब 1 डिग्री के लिए कितना देना पड़ेगा? 2.5 जूल। यूनिट क्या हो जाएगी हीट कैपेसिटी की? हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल, हाँ, मतलब ऊपर हीट है और नीचे टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? जूल पर
केल्विन। क्लियर है यूनिट? तो अपन ने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि अपन को पर डिग्री राइज के लिए हीट चाहिए। ये तो आपका 2 डिग्री राइज के लिए 5 जूल हीट देना पड़ा ना, तो 1 डिग्री के लिए कितना देना पड़ेगा? 2.5। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन T2 माइनस T1, जिसको आप Q बाय डेल टी भी लिख सकते हो। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट लिख लेना इसकी, यूनिट इज जूल पर केल्विन, यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature। यहां तक तो लिखो पूरा टेम्परेचर तक, जो अपन ने पुराने डेफिनेशन में भी लिखा है, पिछले डेफिनेशन में। defined as the amount of heat required to raise the temperature, यहां तक लिखो, to raise the temperature, हो यहां तक, to raise the temperature of 1 gram of substance। यहां पे आपका नया चीज आया ना, स्पेसिफिक था इसलिए ग्राम आ गया। ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला कोई बता पाएगा क्या होना चाहिए? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, ये भी लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए? पूरा डेफिनेशन सेम है ना, बस अपन वहां पे सिर्फ पर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला? पूरा तो बता दिया मैंने, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं, मतलब ग्राम भी डिवाइड में आ जाएगा ना। सेल्सियस डिवाइड हो, सेल्सियस तो डिवाइड हो रहा है, ग्राम डिवाइड होगा ना। यानी कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल टी इंटू एम, मास। मतलब सोचिए, मतलब सोचिए कि अगर 5 ग्राम एक सब्सटेंस है, सुन रहे हो क्या, उसको आपको 5 जूल देना पड़ा, तब जाके उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से राइज हुआ। समझ में आया क्या? 5 ग्राम सब्सटेंस था, उसको आपने 5 जूल एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तब जाके उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से राइज हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पर ग्राम के लिए होती है ना, ये तो 5 ग्राम था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू, हीट कितनी दी आपने? 5 जूल, पर कितने को दी? 5 ग्राम को। 1 ग्राम के लिए डिवाइड करोगे, और डिग्री 2 डिग्री राइज हुआ, अपन को तो 1 डिग्री चाहिए, तो 2 से भी डिवाइड कर दिए। क्या आएगा इसका आंसर? 0.5। यूनिट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? यूनिट जूल, नीचे क्या क्या गया? पर केल्विन पर ग्राम, या पर ग्राम पर केल्विन। समझ रहे क्या? तो यूनिट लिख लो, एक क्वेश्चन अपन कर लेंगे ना, तीनों का एक साथ करेंगे, ठीक है, अभी मत लिखो इसको। यूनिट लिख लो, यूनिट विल बी, फॉर्मूला तो लिख लो, फॉर्मूला ये हो गया। आप फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो क्या, देखना हाँ या ना। अरे हाँ या ना, सी तो वही है ना, क्यू बाय डेल टी, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ठीक है, कर लो, फॉर्मूला लिखो और यूनिट लिख लेना। यूनिट विल बी जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, यूनिट इसका। अब तीसरा मैं चाहूंगा आप लोग लिखो अपने से पूरा, डेफिनेशन भी, फॉर्मूला भी और यूनिट भी, जल्दी। फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें अपन तीनों निकालेंगे। यूनिट भी लिखना है और डेफिनेशन भी लिखना है। डेफिनेशन किसकी लिख रहा हूं? मोलार हीट कैपेसिटी की, है ना।
आप बताओ नंबर ऑफ मोल किसे डिनोट करते हैं, कितने बार तो किए, आज भी किए हैं। कौन बोला? एन लेते हैं भाई, एन। अरे आज तो कि डेल्टा एनजीआरटी क्या था? एन बोलते हैं ना नंबर ऑफ मोल के लिए। फॉर्मूला, अच्छा डेफिनेशन बताओ तो, संस्कृति डेफिनेशन क्या लिखे हो? अरे कुछ तो लिखे होगे, जितना लिखे हो पढ़ो। टेम्परेचर ऑफ, हाँ कंटिन्यू करो। 1 मोल लिखो ना ग्राम की जगह। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले वाले में कुछ नहीं मेंशन था, दूसरे वाले में 1 ग्राम आ गया, तीसरे वाले में 1 मोल आ गया। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे सीएम से। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाय एन। क्या बोलते हैं? वो सी बाय एम था, मास था, ये सी बाय एन है, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, इसमें तीनों निकालते हैं इसका, है ना? क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर ग्राम पर केल्विन था, पहले वाले का जूल पर केल्विन था, ये जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी में लिखना। एग्जाम्पल समझ लो इसको, एग्जाम्पल करके लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल a piece of aluminium metal weighing 3 gram, weighing 3 gram, a piece of aluminium metal weighing 3 gram requires, क्या हुआ? Requires 5.4 joule of heat. A piece of aluminium metal weighing 3 ग्राम, 3 ग्राम है उसका वजन। ठीक है, requires 5.4 joule of heat to raise the temperature from, to raise the temperature from, to raise the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin, to raise the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin। क्वेश्चन क्लियर है क्या? आपके पास एक 3 ग्राम का एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, सुन रहे हो? हाँ, आपके पास 3 ग्राम का एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, उसको आपने 5.4 जूल हीट दिया, तो उसका टेम्परेचर 298 केल्विन, जो कि एक रूम टेम्परेचर है, उससे बढ़ के 300 केल्विन हो गया। फाइंड सी, सी एंड सीएम। चलो जल्दी से तीनों निकालना है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी। जितना मैंने डेटा दिया उससे आप तीनों निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा मोल के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि अपन पढ़े हैं वो भी। हम्म,
आया क्या पहला वाला 2.7 क्या क्या डिवाइड किए 5.4 डिवाइड बाय 2 है ना वहां पे ना मास डिवाइड करना ना मोल डिवाइड करना पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए 5.4 divided by 2 that is 2.7 unit joule per Kelvin. Okay, second वाला 5.4 divided by 3 into 2 कितना है ये 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब यही थोड़ा दिमाग लगाना है कि अपन को मोल में कन्वर्ट करना उस ग्राम को 27 डिवाइड बाय 3 बाय 27. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास. याद रखो इसको. तो कितना मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 3 और मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27 विच विल बी 1/9. पुट कर दो यहां पे. तो 5.4 अपॉन 1/9 इंटू 2 9 ऊपर लेके चले जाओ 5.4 इंटू 9/2 है जी. कैसे आएगा 5.4 वो तो 3 ग्राम के लिए है ना. 2.7 इंटू 9 81 होता है क्या 2423 24.3 हाँ 24.3 यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है क्लियर है. तो हीट कैपेसिटी समझ गया ना उसका मीनिंग क्लियर है ना कि एक सब्सटेंस को कितना हीट दोगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं उस सब्सटेंस की. और क्या लगता है सबकी हीट कैपेसिटी बराबर होगी क्या. मतलब सोचो वुड को जलाओगे तो आपको वुड को बहुत देर तक हीट देना पड़ेगा तब उसका टेम्परेचर राइज होगा. और वहां पे अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं ना इग्निशन टेम्परेचर पढ़ते हैं कि उसको इग्नाइट होने के लिए कितना ज्यादा हीट देना पड़ता है वुड को. ठीक है चलिए नेक्स्ट हो गया यहां तक. नोट करके एक पॉइंट लिखना नोट नोट the amount of heat the amount of heat the amount of heat required to raise the temperature the amount of heat required to raise the temperature the amount of heat required to raise the temperature from T1 to T2 from T1 to T2 of mass m gram of a substance T1 to T2 of mass m gram of a substance having specific heat C small c na having specific heat C can be calculated as देखो तो ये फॉर्मूला उसी से आया है कुछ नया नहीं है इसमें. अभी अपन ने स्मॉल सी के लिए फॉर्मूला लिखा था ना कि Q अपॉन डेल टी इंटू एम. तो ये दोनों को मैंने यहां भेज दिया तो Q कितना आ गया इतना वही फॉर्मूला. बस इसके लिए ये किसके लिए अपन यूज करेंगे अगर हीट रिक्वायर्ड पूछेगा तो. स्पेसिफिक हीट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में C. अगर आपको हीट रिक्वायर्ड पूछेगा तो Q ऐसे निकालेंगे. ठीक है चलिए नेक्स्ट लाइन डालना. टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज जैसे टाइप्स ऑफ हीट था ना QP QV एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वैसे ही टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज भी होता है CPCV. क्या बोलेंगे इसको CPCV.
टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, इसमें हाइफन डाल के लिखेगा नीचे। टू नो द वैल्यू ऑफ सी, टू नो द वैल्यू ऑफ सी, कैपिटल सी है ना हीट कैपेसिटी, टू नो द वैल्यू ऑफ सी, comma, the conditions such as, the conditions such as, the conditions such as constant volume or constant pressure, constant volume or constant pressure have to be specified, have to be specified, have to be specified। देखो ये सब ना पाथ फंक्शन होते हैं, तो इसलिए इनको बताना पड़ेगा कि हम किस कंडीशन पे रिएक्शन करवा रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करवा रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट भी आपका एक पाथ फंक्शन है एंड हीट कैपेसिटी इज आल्सो अ पाथ फंक्शन, और इसके लिए अपन को बताना पड़ता है कि रिएक्शन या प्रोसेस किस कंडीशन पे हो रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे thus there are two types of heat capacities, thus there are two types of heat capacities, हाइफन डाल के लिखो दोनों का नाम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में सीवी लिख लेना, और सेकेंड लिखना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में सीपी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में सीवी, कैपिटल ले रहे हो ना, कैपिटल सी, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में सीपी। तो देखो इनकी डेफिनेशन भी पूरी सेम रहेगी, बस लास्ट में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। सुन रहे हो क्या, ये भी वही है डेफिनेशन कि इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट कंडीशंस बता रहे हैं कि हम वो हीट कब दे रहे हैं, बाय कीपिंग द टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट या बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। ओके ठीक है, चलो उसके लिए भी एक रिलेशनशिप निकालते हैं सीपी और सीवी का, जैसे अपन ने क्यूपी क्यूवी का निकाला है ना, वैसे सीपी सीवी का भी एक रिलेशनशिप निकालते हैं। नीचे लिखना रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, relationship between CP and CV। पहले CPCV निकालते हैं, डिराइव करते हैं, फिर CPCV का रिलेशनशिप निकालेंगे। नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स we know that according to first law of thermodynamics we know that del Q is equals to du plus PdV, del Q is equals to du plus PdV। ठीक है, इसमें नीचे लिखेंगे putting this value of Q, putting this value of Q, putting this value of Q in the formula of heat capacity, the formula of heat capacity। देखो ये अपन ने डेल क्यू लिया, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय स्मॉल अमाउंट dt, तो C को क्या लिख सकते हैं अपन, C इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q बाय T तो लिख ही रहे थे इतना देर से, बट स्मॉल हीट के लिए डेल क्यू एंड स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए dt, और ये डेल क्यू की वैल्यू ऊपर यहां पुट कर दी, तो C क्या हो जाएगा, पुट करिए वैल्यू को du प्लस PdV डिवाइडेड बाय dt। C क्या होता है, Q बाय T, Q बाय डेल T, ये तो पढ़ चुके हैं ना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो बस स्मॉल क्यू था तो वहां पे स्मॉल क्यू के लिए फर्स्ट लॉ को पुट कर दिए हैं, du प्लस PdV। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लिखो नीचे
व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, पहले सीवी निकालते हैं फिर सीपी निकालेंगे। व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो क्या जीरो हो जाएगा इन सब में? हाँ, डीवी यानी कि पीडीवी। व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, दैट इज डीवी इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज डीवी इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा सी का? सी, और अब सी मत लिखना, सीवी लिखना, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ले ली है ना अपन ने। हमने क्या कंडीशन ले ली? कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो सीवी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? डीयू बाय dt। ये आ गया आपका सीवी। आ गया ये। अब आप देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना, आपने अभी डेल यू क्या निकाला था? क्यूवी, याद है? आया ना? अब आप सोचो ना, क्यू बाय टी ही तो सीवी होता है, तो डेल यू बाय डेल टी, दोनों को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, तो डेल यू बाय डेल टी आ गया ये। और क्यू बाय टी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी समझिए क्या? तो अगर ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। आप इसी को दोनों को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, इधर डेल टी भेजे तो ये आ गया राइट साइड वाला, और इधर डेल टी भेजे तो क्या आ गया? सीबी। क्लियर है क्या? सिमिलरली सीपी क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्यूपी क्या था? डेल एच। क्यूपी क्या था? डेल एच। तो इसको डिवाइड बाय टी करूंगा तो सीपी आएगा, और ये क्या हो जाएगा? डीएच बाय डी। तो इसको सिमिलरली करके लिख लो, देखो जल्दी से। सिमिलरली 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 Cp is equals to dH upon dt. Similarly, Cp is equals to dH upon dt. ये d by dt को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, वही डिफरेंशिएशन करते हो ना आप लोग, d by dt। दोनों को डिफाइन करते हैं, चलो दोनों डब्बे को डिफाइन करेंगे। दोनों डब्बे को नीचे लिखना, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले सीवी को डिफाइन कर रहे हैं ना। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम may be defined as the rate of change of internal energy। सही लिख रहे हैं? सीवी के लिए तो डेल यू लिया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सही लिखा है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, किसके रेस्पेक्ट में? विथ टेम्परेचर, और किस कंडीशन पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द heat capacity at constant volume may be defined as the rate of change of internal energy with temperature at constant volume। तो Cp को भी डिफाइन कर लो ना खुद से अगले लाइन में, कर पाएंगे? जल्दी करो। The heat capacity at constant pressure may be defined as rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure। बस दो जगह आएगा चेंज, एक इंटरनल एनर्जी की जगह एंथैल्पी आ जाएगा, और क्या चेंज आएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, बस। अब एक बार अपन को सीपीसीबी पता चल गया तो रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं ना। जैसे अपन ने क्यूपी क्यूवी का निकाला था ना, क्यूपी माइनस क्यूवी डेल्टा एनजीआरटी, वैसे ही सीपीसीबी का भी रिलेशनशिप निकालते हैं। डन। तुम दोनों को डब्बे में डाल दिया ना, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो रिलेशनशिप यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 2 माइनस 1 करो तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू dH अपॉन dt माइनस du अपॉन dt। होगा ऐसा? जैसे वहां पे QP माइनस QV की तरह यहाँ पे Cp माइनस Cv कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? Cp इज dH अपॉन dt एंड Cv इज du बाय dt, दोनों की वैल्यू लिख दिए। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, चलो नीचे लिखना, वी नो दैट H इज इक्वल्स टू, एंथैल्पी का अपन ने क्या पढ़ा था इक्वेशन, H क्या था जल्दी बताओ तो, देखिए पीछे H का वैल्यू क्या था, हीट कंटेंट को अपन ने क्या फॉर्मूला दिया था, H इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है मेरे को यहां से, U प्लस V दिखा, देखो वी नो दैट H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, और PV इज इक्वल्स टू कितना होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन, NRT, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है NRT, या RT लिख लो, आप सोच लो कि N इज इक्वल्स टू 1 मोल है, तो NRT भी लिख सकते हैं, RT भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT, पुट कर दो PV की जगह RT, तभी वहां से N हटा दिया हूं मैं, सुन रहे हो क्या, ताकि आप PV की जगह RT रख सको, है ना, तो H इज इक्वल्स टू U प्लस RT लिखे, हुआ यहां तक। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, लिखो नीचे, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू T, कैपिटल T, टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा ये dH अपॉन dt होगा, U को इधर ले आ रहा हूं, ठीक है, माइनस du अपॉन dt इज इक्वल्स टू RT, आया ना, व्हाट इज dH बाय dt, Cp, व्हाट इज du बाय dt, Cv, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू RT, क्लियर है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू RT, नहीं सॉरी, वो तो R, वो तो सिर्फ R बचेगा ना, उसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे ना, मैं यहाँ का ये यहाँ पे भी नहीं रहेगा T, है ना, क्या बोलते हो, टी कैंसिल नहीं बोलते ना, हाँ, डी बाई डी एक्स में x, डी बाई डी एक्स ऑफ x वन का मतलब ये नहीं होता कि dx कैंसिल हो गया, हाँ, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ठीक है ना, वो r हट गया, तो सीपी माइनस सीबी r आया, सुन रहे हो क्या, उसको nr भी लिख सकते हो ना, अभी तो मैंने 1 मोल कंसिडर कर लिया था इसलिए आपको n नहीं दिख रहा है, वरना nr होता है ना, तो देखो हमारा qp qv का क्या रिलेशनशिप था, qp माइनस qv इज इक्वल्स टू डेल्टा ngrt था ना, आप इन सबको डिवाइड किए टी से, इसको भी डिवाइड किए टी से, टी टी कैंसल, ये हो गया सीपी, ये हो गया सीवी इज इक्वल्स टू एनआर, वही चीज है, सुने क्या, क्लियर हुआ, तो दोनों को एक साथ पढ़ना तब याद रहेगा, दोनों कौन कौन सा, क्यू बी और मतलब हीट भी और हीट कैपेसिटी भी, हीट के लिए क्यू लो, क्यू बोलोगे, और हीट कैपेसिटी के लिए क्यू बाय टी कर दोगे, समझे क्या, सीपीसीवी, तो दोनों रिलेशन एक जैसे ही है, बस अंतर क्या है, अपन ने जो पुराना रिलेशन डिराइव किया था ना, QP इज इक्वल्स टू QV वाला, उसमें अपन ने डिवाइड बाय T कर दिया, तो यही तो होते हैं आपके CP एंड CV, Q बाय T इज C, Q बाय T इज C, क्लियर है, अरे हाँ है ना, तो इसको डब्बे में डाल दो, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये 1 मोल के लिए है, या इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, NR फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फॉर 1 मोल R, ठीक है, और इन जनरल आप n लिख दो, क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है, चलो एक हेडिंग डाल के छोड़ना, एक वर्क का फॉर्मूला और डिराइव करना है अपने को, हेडिंग डालो, वर्क डन इन वर्क डन इन वर्क डन इन आइसोथर्मल वर्क डन इन आइसोथर्मल आइसोथर्मल पढ़े ना अपन, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, वर्क डन इन isothermal reversible expansion of an ideal gas, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन अभी छोड़ा है ना, एक आपने एनसीईआरटी का एग्जांपल देखा था ना बीच में, 2 लीटर वाला, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस वाला, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एनसीईआरटी का वो सॉल्व एग्जांपल करेंगे, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अभी अपन फर्स्ट लॉ में ही है, ठीक है, जैसे देखो आप लोग फर्स्ट लॉ में जैसे मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ते थे, तो पहले आप समझते थे ना कि
इनर्शिया क्या होता है, फिर हम फर्स्ट लॉ पढ़ते थे, फिर पढ़ते थे मोमेंटम क्या होता है, फिर सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, राइट। वैसे यहाँ पे ना हर लॉ का खुद का कुछ ना कुछ नया टर्म है। जैसे अपन ने पहले क्यू, यू और डब्ल्यू पढ़ा, तब फर्स्ट लॉ पढ़े, पहले ही फर्स्ट लॉ पढ़ा जाता, आपको क्यू, यू और डब्ल्यू पता ही नहीं होता कि क्या है ये सब। तो पहले अपन ने क्यू, यू और डब्ल्यू डिफाइन किया, फिर हम फर्स्ट लॉ पढ़े। अब एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंथैल्पी भी फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जब सेकेंड लॉ आएगा ना, तो अपन एंट्रोपी पढ़ेंगे। एंट्रोपी, एंथैल्पी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू सेकेंड लॉ, ठीक है। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।